नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो केक की तरह मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो केक की तरह मुलायम होते हैं। ठीक है, केक की तरह मुलायम होते हैं बताना है। ठीक, देखिए ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार और एमपी टेट में 2 बार और पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया। ठीक है, मतलब ये फिक्स है कि धातु और अधातु से आपका भी एग्जाम में 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आने वाला है। ठीक है, कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आने वाला है। क्लियर हो गए होंगे आप, इसलिए इसको एकदम बारीकी से देख लीजिएगा। देखिए धातुएं अधिकतर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन देखिए अपवाद सभी का होता है। अपवाद जो है, एक्सेप्शन सभी में होते हैं। कैसे? तो आपके घर में यदि 5 बच्चे हैं तो 4 बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा उसमें एक्सेप्शन ऐसा निकलेगा जो कि घर को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये अपवाद होते हैं, इसलिए इसको लेके चलेंगे। लेकिन याद जरूर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अपवाद वाले प्रश्न ही आते हैं। अपवाद वाले प्रश्न ही एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 101 से ज़्यादा बार प्रश्न आया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक ऐसी धातु का नाम बताओ जो केक की तरह मुलायम होते हैं। उसमें नाम आता है किसका? सोडियम का, और आता है नाम किसका? पोटेशियम का। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम का आता है 2 गो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या दिया गया है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जिंक है। ठीक है, तो ये सोडियम याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये प्रश्न 1001 बार अभी तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बता देते हैं। इसमें 2 तरह का प्रश्न होता है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये धातु है वो भी द्रव, अधातु है वो भी द्रव में पाए जाते हैं। कौन है? तो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है पारा, उसका नाम है पारा। ठीक है, उसका नाम है पारा। और अधातु जो द्रव अवस्था पाई जाती है उसका नाम है ब्रोमीन, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, तो 2 चीज याद रखिएगा, एक पारा याद रखिएगा और एक ब्रोमीन याद रखिएगा। ठीक है, ब्रोमीन। अब पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है, और ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br होता है। ठीक है, तो पारा का संकेत जो Hg होता है ये किसका होता है? धातु का होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह एक्सेप्शन। और अधातु का ब्रोमीन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर एकदम हो जाइएगा आप लोग सभी को। यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, धातु को पीट कर एक लंबे चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है। इस धातु का यह गुण क्या कहलाता है? धातु का यह गुण क्या कहलाता है आपको देखना है। ठीक है, धातु को पीट कर एक लंबे चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है? देखिए मान लीजिए इस तरह का एक गोलाकार धातु है जो मोटा चदरा का है, मोटा है। इसको पीटेंगे तो क्या करेंगे? इस पर हैम्बर करेंगे, आघात करते हैं, आघात, चोट पहुंचाते हैं, आघात करते हैं। आघात करने पर जो गोला है ये चौड़ा टाइप का होने लगेगा, इस तरह चौड़ा टाइप के। तो आघात करने पर यह चौड़ा हुआ है, इसलिए अगर यह चौड़ा मतलब चादर के रूप में हो गया तो आघात करने पर हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है आघातवर्धनता। क्या होता है? आघातवर्धनता, मेलिबिलिटी। ठीक है, अगला है देखिए यहाँ पर, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर एक लंबे तार के रूप में ताना जाता है। ठीक है, मान लीजिए धातु है और इसको चदरा के रूप में नहीं बनाया जा रहा है। चदरा के रूप में बनाया जाएगा तो आघातवर्धनता, लेकिन ये तार के रूप में पतला दम खींचने जैसे अगर बनते जा रहा है तो ये तार के रूप में यदि ताना जा रहा है तो ताना जा रहा है मतलब तन्यता गुण कहलाएगा। ताना जा रहा है मतलब तन्यता गुण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ठीक है, कौन सी ऐसी धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम, जस्ता, एल्युमिनियम या पारा, किसको रखा जाता है? ठीक है,
देखिए, 2 धातुएँ हैं जो आपको सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, बहुत ही अति अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत ही अति अभिक्रियाशील होते हैं। इसके कारण अगर ये हवा के संपर्क में निकालने समय हवा का यदि संपर्क आया तो ये स्वतः जल उठते हैं। क्या होता है? स्वतः जल उठते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम इसको जो है किसमें डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सोडियम, तो इसका राइट आंसर सोडियम में चला जाएगा। याद रखिएगा, सोडियम में चला जाएगा। 1001 बारी प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन है? ये भी 1001 बार पूछा गया है एग्जाम में। अभी तक एग्जाम में देखिएगा तो बार बार पूछता है। और ये आपका जेटेट में भी पूछा गया था। ठीक है, जेटेट में भी पूछा गया था। यूपी टेट में तो ये 7 बार प्रश्न आया है और सीजी टेट में 1 बार प्रश्न आया है। समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए है। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा या सर्वोत्तम चालक धातु कौन है? आपको बताना है। सोना, चांदी, लोहा या तांबा। ठीक है। तो चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। ठीक है। चांदी का संकेत एजी हो गया। ठीक है, तो चांदी को माना जाता है। याद रखिएगा, संकेत भी याद रख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न में कभी कुछ भी दिया जा सकता है। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? ठीक है, सोना, चांदी, तांबा या हीरा। तो ये प्रश्न देखिए 1001 बार ये भी पूछा गया। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं धातु का, जो आपको जीके सेक्शन के अंतर्गत भी काम करेगा और जो आपको यहाँ पर किसके अंतर्गत काम करेगा, तो आपको यहाँ पर गणित विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनके लिए यह काम करेगा। तो अब तक के ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, इसीलिए हम लोग करते हैं हीरा बोरिंग करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब हीरा जो होता है वो चट्टानों को छेद करने में काम आता है, चट्टान को छेद कर देता है। ठीक है, तो चट्टानों को छेद करने में काम आता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो सबसे अधिक कठोर होता है। देखिए ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। धातु कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, अधातु नहीं। ठीक है, लेकिन एक अधातु ऐसी भी है जो कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, जो कठोर अवस्था में सबसे कठोर अवस्था में होता है। वो कौन है? सोना, ब्रोमीन, ग्रेफाइट या हीरा। तो वो देखिए आपका हीरा ही है। वो आपका कौन है? हीरा ही इसका आंसर होगा। हीरा इसका राइट आंसर है। ठीक है। एक ऐसे अधातु का नाम बतावें जो विद्युत का सुचालक है। एक ऐसे अधातु का नाम बतावें जो विद्युत का सुचालक होते। ठीक है, तो यहाँ पर धातु क्या होता है? धातु तो विद्युत का सुचालक हमने सुना है, लेकिन अधातु जो विद्युत का सुचालक तो होता नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद है, अधातु में एक ऐसा अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। वो कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, सोना या चांदी। तो वो आपका होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ये अधातु है और ये विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, तो एक्सेप्शन वाली चीजें ही प्रश्न में बार बार की खोजी जाती है, बार बार दी जाती है, इसलिए इसको याद रखेगा। ठीक है। यूरेनियम की खान कहाँ पर पाया जाता है? यूरेनियम की खान कहाँ पर पाया जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया और झारखंड में तो 101 बार पूछ दिया गया ये प्रश्न। ठीक है, बहुत ही एमपीवीआई प्रश्न है जो आपको जेसीईआरटी से ही केवल मिलता है। लेकिन आप लोग अभी भी अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं खो रहे हैं। अगर जेसीईआरटी से अलग होकर पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो रहा है। ये आप गांठ बांध लीजिएगा मेरे प्यारे बंधु। अगर आप जेसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यूरेनियम की खान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये झारखंड में पाया जाता है और झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जादूगोड़ा में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। बॉक्साइट या एल्युमिनियम का अयस्क झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। और ये झारखंड में पाया जाता है। तो झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? जादूगोड़ा, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा या कोडरमा। ठीक है, तो आपको लोहरदगा में जो है आपको बॉक्साइट का खान पाया जाता है। लोहरदगा में बॉक्साइट का खान पाया जाता है जो कि आपको लोहरदगा में है। ठीक है। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग होता है? आतिशबाजी में जो होता है वो किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न अब तक जो है 11 बार पूछा गया है, इसलिए हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। सोना, चांदी, लोहा या मैग्नीशियम। ठीक है, तो आतिशबाजी जो होता है देखिए उसमें मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रंग बिरंग चीज निकलते रहते हैं और देखने में बहुत ही सुहावना लगता है, उसमें आवाज होती है। तो आतिशबाजी जो होता है उसमें मैग्नीशियम मिला होता है।
अबरक की खान कहाँ पर पाया जाता है? ये प्रश्न 1001 बार आपका अगर ऑल माने इंडिया में देखिएगा तो आया हुआ है, लेकिन अपने झारखंड राज्य के अगर एग्जाम में देखिएगा तो ये प्रश्न कम से कम आपको 11 बार आया हुआ है। ठीक है, 11 बार। तो अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? धनबाद, कोडरमा, लोहरदगा या जादूकोड़ा। ठीक है, तो अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा। कोडरमा जो है अबरक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा अबरक के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न भी पूछा गया है कि कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है अबरक के लिए। क्लियर। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न 501 बार पूछा गया है अभी तक के एग्जाम में, ऑल ओवर एग्जाम में, और झारखंड में देखिएगा तो 3 बार ही परीक्षा में आ चुका है आपका। ठीक है, थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन, पारा, क्लोरीन या जस्ता। तो थर्मामीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? पारा भरा हुआ रहता है। खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका? सोना, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा। ठीक है, देखिए तो जो पन्नी बनी हुई रहती है वो कैसा लगता है? तो चांदी के जैसा देखने में पतला लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता कौन है? वो चांदी का नहीं होता, बहुत महंगा पड़ जाएगा। वो एल्युमिनियम की पन्नी होती है, एल्युमिनियम की बनी हुई रहती है। ये क्या होते हैं? दाम में सस्ते होते हैं और पतला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम की वो पन्नी रहती है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के ढकने के लिए पन्नी के रूप में जो रहता है वो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम। अगला, एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था, अभी देखिए एक ऐसी धातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती आया था, तो उसका नाम था Hg या पारा। ठीक है, अब ऐसी अधातु का नाम बताएं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न, ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया। धातु अधातु दोनों बार बार कंफ्यूज करता है लोग, धातु ला धातु मार करता है, धातु ला धातु में। तो धातु में पारा याद रखिएगा और धातु में ब्रोमीन याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग है? इसमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या सभी। ठीक है, देखिए ये प्रश्न यूपी टेट में 3 बार पूछा गया है और सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कौन सूक्ष्म जीव का भाग है? तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखिए जीवाणु है, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्मजीव के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित कर देता है? ये प्रश्न। या दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? ये प्रश्न। या दूध को दही में कौन सा जीवाणु के द्वारा बदला जाता है? ये प्रश्न। तीनों प्रश्न एक ही चीज पूछ रहा है लेकिन आपका आता है। ठीक है, ये प्रश्न अभी तक के एग्जाम में आप देखिएगा तो 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, मैंने बहुत ही MBBI प्रश्न जिसको आप कह लीजिए। ठीक है, तो इसका ये अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बात कीजिएगा तो ये झारखंड के भी एग्जाम में पूछ दिया गया, झारखंड टेट में भी ये आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर दूध को दही में कौन बदलता है? ऑप्शन दिया है लैक्टोमेल, लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोपेल या कोई नहीं। ठीक है, तो दूध को दही में जो बदलने वाला जीवाणु है वो लैक्टोबैसिल्स है। वो कौन सा है? लैक्टोबैसिल्स है। और ये आपका यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 4 बार, एच टेट में 1 बार, बिहार टेट में 1 बार और उत्तराखंड टेट में 1 बार, हरियाणा टेट में 1 बार, सब जगह ये टच कर दिया गया। झारखंड टेट में भी 1 बार टच कर दिया है। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है, और सारा JCERT का नोट्स और PDF तो लेना भूलिएगा ही नहीं, भूलिएगा नहीं तो आप धोखा खा रहे हैं। अभी भी जुड़ करके आपको यहाँ पर बहुत ही नोट्स और उसके साथ साथ वीडियो दिया जा रहा है, सभी को लेकर के देख लीजिएगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो चीनी हमारा होता है शुगर, उसको हम लोग किस में बदलते हैं? अल्कोहल, ड्रिंक अल्कोहल में बदलते हैं। ये बदलने की प्रक्रिया मतलब किस विधि द्वारा बदला जाता है? ठीक है, तो किण्वन विधि है, उद्रोपातन विधि है, उष्मीकरण विधि है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए किण्वन विधि, फर्मेंटेशन विधि, किण्वन विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा चीनी को किस में बदल दिया जाता है? अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग किण्वन कहते हैं। याद रखिएगा, किण्वन एक प्रक्रम है जिसमें चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। सर्वप्रथम किण्वन प्रकरण का खोज किसने किया? किण्वन प्रक्रम का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर या कोई नहीं। ठीक है, तो जेनर तो आपका चेचक का ठीका का खोज किए थे और लुई पास्चर जो है वो किण्वन के प्रक्रम का खोज किया था। किसने? किण्वन प्रक्रम का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। याद रखिएगा लुई पास्चर का नाम आप। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा है और हरियाणा टेट में 1 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा किण्वन प्रक्रम।
अगला है विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं। ये प्रश्न भी आपका 101 बार पूछा गया है और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं, पेनिसिलिन, पेनिसिन, कैरोलिन या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो था उसका नाम पेनिसिलिन था और इसकी खोज किसने की ये भी आपको पूछा गया था। ये अभी प्रश्न नीचे आपको आएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं हम कर रहे हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा। ऐसे सारे वीडियो, ऐसे सारे नोट्स आपको छोटे छोटे दिए जा रहे हैं जो कि कम समय में आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया, चार्ल्स बेबेज, हेरोडेटस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक जो है वो पेनिसिलिन है और इसकी खोज किसने किया। यूपी टेट में एक बार आया हुआ है, बिहार टेट में एक बार आया हुआ है, हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ है, सीजी टेट में 2 बार आया हुआ है, हिमाचल टेट में 1 बार आया हुआ है। ठीक है, आपका झारखंड में भी अगर आप पूछ सकता है इसको ना। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया, चार्ल्स बेबेज, ये तो कंप्यूटर के पिता थे, हेरोडेटस, ये तो इतिहास का हो गया। बचा आपके पास एक ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यही इसका राइट आंसर है कि विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, देखिए 78%, 21%, 36%, 39%। एक चीज आप देख लीजिएगा, गैसों का एक चार्ट बना हुआ है आपके किताब में। ठीक है, गैस का एक चार्ट बना हुआ है आपकी किताब में, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये गैस का चार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, सबसे अधिक वायुमंडल में जो है, देखिए यहाँ पर कौन सा होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है ये यहाँ पर जो इतना भाग आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा भाग यदि हम इसको वायुमंडल मानते हैं तो वायुमंडल का ये बड़ा भाग जो देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जिसका संकेत N होता है और यह होता है 78%। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग पर देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है 21%। तो आपसे पूछता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है, वो होती है 78%। और दूसरे स्थान पर कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन होती है, वो होता है 21%। यानी मिला करके कितना हो गया, 78 और 21 देखिएगा तो आपको हो गया 99%। ठीक है, 99% गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बाकी 1% में सभी गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सभी की गैसें इसमें मिली हुई रहती है। ठीक है, तो ये 1% में आता है। तो ये प्रश्न अब तक आपको बताते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला आपको 1001 बार पूछा गया है। अब बहुत ही MVVI प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, हो सके कि अगर आपका झारखंड टेट में भी आ जाए। ठीक है, तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है, याद रखिएगा 78%, ऑक्सीजन 21%, यानी दोनों हो गया 99%, बाकी 1% में अन्य सभी गैसें हैं वो 0.00 में चलते हैं। ठीक है, उसका चार्ट हमने दूसरे जो वायुमंडल आप भूगोल के अंतर्गत पढ़े होंगे उसमें आपको दे दिया गया है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है, जो दलहनी मतलब दाल वाले पौधे। ठीक है, दाल वाले पौधे आप सुनते होंगे, किसान लोग कहते हैं कि एक साल क्या करना है, जब 2-3 साल आप मक्का कर दिए या कोई अन्य फसल कर दिए तो उसमें कहते हैं कि दाल लगा दो। ये कि दाल क्या करेगा, तो दलहनी पौधों में ये जड़ों में जो एक जीवाणु उपस्थित रहता है वो क्या करता है, तो मिट्टी को उर्वरा बना देता है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व कमी हो जाती है वो पोषक तत्वों को भर देता है और अगला बार जब आप उसमें दूसरी कोई फसल करिएगा तो वह बहुत ही अच्छा उपजाऊ और बहुत ही अच्छा फसल का पैदावार होता है। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ों में एक सूक्ष्मजीव जीवाणु रहता है, उसका नाम क्या है, राइपस, राइजोबियम या कोई नहीं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्मजीव जीवाणु रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। प्रश्न को मत पूछिए कितना बार आया, 1001 से ऊपर चला गया है जी, 1001 से ऊपर चला गया है, आप इस दिमाग में बांध लीजिएगा। ठीक है, 1001 से ऊपर चला गया, आप दिमाग में बांध लीजिएगा, आपका अभी एग्जाम में आ रहा है, आप लोग एकदम अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को फैलने वाला रोग क्या कहते हैं। यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, झारखंड टेट में 1 बार, तीनों जगह पूछ दिया। ठीक है, सूक्ष्मजीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, संचरणीय रोग, विषाणु रोग, असाध्य रोग या कोई नहीं। ठीक है, तो संचरण ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है,
तो उसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। एक रोग से अगर दूसरे व्यक्ति में कोई रोग फैल रहा है तो उसको हम लोग संचरणीय रोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संचरणीय रोग कहेंगे। संचरणीय रोग को याद रख लीजिएगा, सब जगह प्रश्न पूछ दिया गया है। इसमें कौन संचरणीय रोग है? क्षय रोग, हैजा, सर्दी जुकाम, टीबी। तो ये सभी जो है एक व्यक्ति से जीवाणु के द्वारा, राइजोबियम द्वारा दूसरे में फैलते हैं जीवाणु के द्वारा, इसलिए यह सभी जो है आपका संचरणीय रोग में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी इसमें आप ले सकते हैं। टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस, ए और बी दोनों या सभी? तो ये राइट आंसर का डी है, यानी टीबी का जो जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम भी है और ट्यूबरक्यूलोसिस भी है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी में चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया? तो टीबी के जीवाणु को पंजाब टेट में पूछा गया और यहाँ पर सीजी टेट में पूछा गया। ठीक है, दोनों जगह जो है आपको पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी जो अगर हो जाए किसी व्यक्ति को तो उससे शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है, कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या पैर? ठीक है, तो जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है ना, देखिए उनका फेफड़ा जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाता है। क्या जाता है? फेफड़ा डैमेज जाता है, फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी वाले व्यक्ति का। ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ आया? तो प्रश्न सीजी टेट में एक बार आया, हिमाचल टेट में एक बार आया, उड़ीसा टेट में एक बार आया और पंजाब टेट में भी एक बार आया। ठीक है, ये सभी टेट में एक एक बार आपका पूछ दिया गया है ना। अब देखिएगा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर, मादा एन मच्छर, मादा एलर्जी मच्छर या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, जो मच्छर पनपते हैं ना, जो मच्छर पनपते हैं तो उसमें दो तरह के मच्छर होते हैं, एक मादा मच्छर होते हैं और एक नर मच्छर होते हैं। ठीक है, तो देखिए मच्छर तो सभी को काटते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं, जो ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं उसको जब मादा मच्छर काट लेगी ना तब मलेरिया होगा। मादा मच्छर, नर मच्छर देखिए काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो मादा लोग काटेगी ना तो आपको बीमारी फैला देती है, तो मादा वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो मादा मच्छर के काटने से, यानी मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से आपको जो होता है यहाँ पर मलेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ किस में है? तो मादा एनाफिल मच्छर ये ए में है, तो राइट इसका आंसर इसका ए होगा। ये प्रश्न आपको कहाँ पूछा गया? तो ये प्रश्न आपका सीजी टेट में एक बार पूछा गया, यूपी टेट में एक बार पूछा गया, एमपी टेट में 3 बार पूछा गया और पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया, उड़ीसा टेट में 1 बार पूछा गया। अब आपकी बारी है, आपके भी टेट में आ जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनामल, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडिज मच्छर। देखिए जितना भी रोग जो फैलता है ना वो मादा लोग काटती है तभी फैलता है, याद रखिएगा, मादा लोग काटती है तभी फैलती है। इसलिए मादा का पहचान होता नहीं है कि हम लोग पहचान सकेंगे कि इसमें कौन मादा हमारे शरीर पर बैठ रही है। अगर मच्छर बहुत भी काटा लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ तो समझिए कि आपको नर मच्छर बैठा था। क्या मच्छर बैठा था? नर मच्छर। लेकिन मादा मच्छर एको को बैठ जाके आपका शरीर पर एक बार काट लेगी तो कोई न कोई रोगे फैला के जाएगी, समझे। इसलिए डेंगू भी किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू जो है यहाँ पर मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एडिज। ठीक है, पंजाब टेट में 1 बार पूछा गया और सीजी टेट में 2 बार पूछा गया और बिहार टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है, अब आपकी बारी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है? बहुत ही MBBI प्रश्न, जितना कॉलेज उतना कम है। 1001 बार पूछा गया, आपके झारखंड राज्य में भी पूछा गया है। ठीक है, मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है? अर्जुन पेड़, बरगद पेड़, नींबू पेड़ या कुनैन सिनकोना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मलेरिया का जो दवा बनाया जाता है वो आपका जो है यहाँ पर कुनैन या सिनकोना वृक्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ज़्यादा देता है, देखिए सिनकोना, कभी कभी कुनैन, इसलिए दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपको कुनैन को ही सिनकोना कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? अर्जुन पेड़, बरगद का पत्ता, गिलोय का पत्ता या कोई नहीं, किसका किया जाता है? ठीक है, तो इनमें से किनको पत्तों का रस मलेरिया के डेंगू उपचार में किया जाता है? पंजाब टेट में 1 बार, राजस्थान टेट में 1 बार, ये 2 जगह पूछा गया है। तो ये है देखिए आपका गिलोय का पत्ता। कौन है? गिलोय का पत्ता है, इसी का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है, गिलोय का पत्ता का। डेंगू किसका वाहक है? डेंगू किसका वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं? तो डेंगू जो है आपका विषाणु का वाहक है, याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है।
मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं? तो मलेरिया जो है आपको किसका वाहक है? सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ का है। तो याद रखिए कि आपको यहाँ पर डेंगू जो है वो विषाणु का है और मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ का है। ठीक है, दोनों प्रश्न एक एक बार राजस्थान टेट में पूछे गए हैं। गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी लगता है? गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी लगता है आपको बताना है। रस्ट, कैंकर, पीत या कोई नहीं? कौन सा बीमारी गेहूं के पौधों में लगता है? ठीक है, ये गेहूं के पौधे वाला जो है 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और बार बार एग्जाम में आए हुए और सभी राज्यों के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में। इसलिए गेहूं के पौधों में जो बीमारी लगती है वो कौन सा है? तो रस्ट है। कौन सा है? रस्ट नामक बीमारी गेहूं के पौधों में लगती है। क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। मांस, मछली एवं अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने मांस ले लाया है घर पर या मछली ले लाया है या अचार, उसको लंबे समय तक आप मैंने खराब ना हो उसके लिए उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ मिला दिया जाता है? तो वह लंबे समय तक ठीक ठाक रहता है, वो खराब नहीं होता है। नमक, चीनी, तेल या घी? ये प्रश्न 101 बार आपका पूछा गया है और राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सभी जगह लगभग देखा गया है कि एक एक बार आया हुआ है। तो आपके भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सब को लंबे समय तक यदि सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो उसमें जो खाद्य सामग्री हम लोग लगाते हैं वो है नमक। कौन सी खाद्य सामग्री रहता है? नमक रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। जैम एवं जेली, जैम जेली जो हम लोग खाते हैं, जैम जेली का परीक्षण किस खाद्य सामग्री द्वारा किया जाता है? जैल जेली का परीक्षण किस खाद्य सामग्री द्वारा किया जाता है? चीनी, नमक, तेल या कोई नहीं? ठीक है, तो जैम जेली जो होते हैं मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। मीठे होते हैं इसलिए इसका परीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर चीनी हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? आपको बताना है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? ये रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मेनल, रॉबर्ट नामन या कोई नहीं? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर यह प्रश्न कहाँ कहाँ आया, यह प्रश्न कहाँ कहाँ पूछ दिया गया है आपका। तो ये देखिएगा आपका यूपी टेट का एक बार आया वो प्रश्न है। यू टेट में देखिए एक बार आया। यू टेट कहें तो उत्तराखंड टेट का ये प्रश्न है और पी टेट कहें तो पंजाब टेट का ही प्रश्न है। 3 जगह पर यह प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। ठीक है, देखिए आपको कितना एमबीबीआई प्रश्न है और यह प्रश्न निकल के कहाँ आ रहा है? तो जेसीईआरटी। अगर आपको देखना होगा तो आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 विज्ञान सेक्शन में आप चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? प्रश्न है कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? ये आपका पंजाब टेट में आया हुआ एक बार प्रश्न है। 1661 ईस्वी, 1662 ईस्वी, 1663 ईस्वी या 1665 ईस्वी? ठीक है, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। राइट आंसर 1665 यानी डी हो जाएगा। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या सभी? क्या कहते हैं इसको? ठीक है, आपको बताना है। देखिए यह प्रश्न यूपी टेट में एक बार आया है और सीजी टेट कहें तो छत्तीसगढ़ टेट में, यूपी टेट कहें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और पंजाब टेट में भी एक बार ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका होगा। सब रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, याद रख लेना है। अगला, किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है आपको बताना है। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं? ठीक है, तो किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? यह प्रश्न भी यूपी टेट में एक बार आया हुआ है और पंजाब टेट में एक बार आया हुआ है। तो दोनों जगह एक एक बार यह प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? तो वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा होता है। इसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगला, शरीर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की, शुतुरमुर्ग का, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं?
किसका होता है। देखिए ये प्रश्न आपका सिर्फ पंजाब टेट में एक बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वो शुतुरमुर्ग जो है उसकी कोशिका जो है सबसे बड़ी होती है, उसकी कोशिका सबसे बबड़ी होती है। कितना होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है 13 सेंटीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग की जो कोशिका है उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 13 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं। यह प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, अब तक 101 बार आपका प्रश्न में पूछ लिया गया है, ठीक है। और यह शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें तो यह प्रश्न अब तक 8 बार आया है। सबसे अधिक कहाँ आया है, तो सबसे अधिक यूपी टेट में आया है और उसके बाद सीजी टेट में प्रश्न आया है। याद कर लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बतावें। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है, तंत्रिका कोशिका, और इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन है, आपको बताना है कि कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन है, आपको बताना है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या कोई नहीं या सभी, ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये सभी जो है कोशिका के मुख्य घटक हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। डी में 2 है, कोई नहीं या सभी, तो आप सभी को लेंगे, इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पौधों में, जंतुओं में, मानव में या कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न 101 बार आया हुआ प्रश्न है, यानी इसका मतलब एमबीबीआई प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है आपको पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पौधों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पौधों में, जंतुओं में, मानव में या यहाँ पर दिया हुआ है कोई नहीं या सभी में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत बार आया हुआ प्रश्न है आपके लिए, समझिए। तो ये एमबीबीआई सेक्शन एकदम चल रहा है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो आप जानते होंगे सभी पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हरे रंग का जो वर्णक होता है वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो हरे पौधों में, सभी हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब आप सभी देखे होंगे, विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किस धातु का बना होता है। 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1-2 बार के बात मत कीजिएगा, 1001 बार पूछा गया है। और यह तो आपको बता देते सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही साथ आपका जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आप जो है विद्युत बल्ब देखते होंगे ना, विद्युत बल्ब इस तरह से आप देखते होंगे बना हुआ रहता है विद्युत बल्ब, और इस तरह से विद्युत बल्ब होता है। यहाँ पर 2 कुंडी होते हैं और यहाँ से जो देखिएगा इस तरह का तार लगा हुआ रहता है इसमें, और इसमें देखिएगा नीचे ये होता है, यही फिलामेंट होता है। इसी को हम लोग ये जो भाग देख रहे हैं ये फिलामेंट होता है। अगर ये यहाँ से टूट जाए, ये यहाँ से क्या हो जाए, टूट जाए, मतलब ये देखते हैं कभी कभी फिलामेंट आपका जो बल्ब रहता है यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट के ये लटक जाता है, ये नीचे की ओर लटक जाता है। अब क्या होता है, तो ये दो जो कनेक्शन आ रहा है प्लस माइनस, तो एक टूट गया, तब क्या होगा, इसको कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, इसी को कहते हैं कि बल्ब मेरा फ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये फिलामेंट जब दोनों में लगा हुआ रहता है, जब इस तरह से जो तार आता है इस तरह का आप देखिएगा, तो इसी में दोनों तार जुड़े रहते हैं। अगर ये तार दोनों जैसे आ रहे हैं और इसमें से एक तार हट गया तो ये बल्ब फ्यूज हो गया, यानी प्लस माइनस नहीं आ रहा। तो यही जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है आपको बताना है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का होता है, टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, एल्युमिनियम होता है या कॉपर होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। एकदम याद रख लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, यह भी प्रश्न पूछा गया है आपको, 101 बार याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। टंगस्टन जो धातु होता है, जो टंगस्टन धातु, उसका गलनांक कैसा होता है। देखिए अगर विद्युत बल्ब में लगा हुआ है
तो ये अगर जैसे 100 वाट का होता है, कोई देखते होंगे 200 वाट का बल्ब होता है, कोई 125 इस तरह का होता है ना। तो ये जो आपका टंगस्टन जो होता है ना, ये फिलामेंट जो होता है, ये देखिएगा बहुत अधिक जब ताप होता है तब यह टूटता है, ऐसा नहीं कि तुरंत भर में टूट जाता है, ठीक है। यानी ये उच्च गलनांक होता है। क्या होता है इसका गलनांक? उच्च होता है, जिसके कारण यह जल्दी नहीं टूटता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो यह फिलामेंट क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है। तो टंगस्टन धातु का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, दोनों होता है या कोई नहीं? तो टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है वो बिल्कुल उच्च गलनांक का होता है, ठीक है। कैसा होता है? उच्च गलनांक का होता है। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न 1001 पर पूछा गया है विद्युत हीटर का विद्युत धारा के रासायनिक और उसमें प्रभाव के अंतर्गत आपको यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी को देखिए विद्युत हीटर की अब चलिए बात करते हैं, ठीक है। टंगस्टन, नाइक्रोम, निकेल या एल्युमिनियम कौन सा तार होता है, ठीक है। देखिए जब आप हीटर लेते हैं तो इस तरह का गोलाकार इसका चित्र होता है ना हीटर का। इसमें देखिएगा यहाँ पर खांचा बना हुआ रहता है, ऐसे खांचा बना हुआ रहता है। इसी में देखिएगा तो इस तरह से तार लगा हुआ रहता है ना। यही वो तार है जो लगा हुआ रहता है और यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है, ये कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। और यही वो तार जो होता है इसे खांचे में जो फंसे हुए रहते हैं, वही तार के बारे में आपसे पूछा रहा है कि विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है? याद रखिएगा नाइक्रोम होता है। क्या होता है? कौन सा तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। जो ये लंबा तार आप बाजार से ले जाते हैं, उसको खांचा में फंसाते हैं, ये नाइक्रोम का तार होता है। किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। और ये सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। ये भी पूछता है कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर, विद्युत धारा के प्रकाशीय सिद्धांत पर। विद्युत हीटर भी उसी पर काम करता है, ये दोनों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन सा यंत्र विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के सिद्धांत, विद्युत धारा का विद्युतीय तापीय सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत आयरन या कोई नहीं या सभी? तो देखिए विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है और विद्युत आयरन भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत धारा के थर्मल इफेक्ट पर काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रश्न भी आपका कितना बार कहा जाए 101 बार पूछा गया है और सबसे अधिक ये पूछा गया है यूपी टेट में, सेकेंड चांस पूछा गया है सीजी टेट में, ठीक है। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत आयरन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपको एक आंसर है सभी। डी में देखिए 2 चीज दिया हुआ, कोई नहीं या सभी, तो आप सभी इसमें टिक कीजिएगा, ठीक है, सभी टिक कीजिएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला, भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत को क्षति होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। विद्युत धारा भवन के विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने के बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 2 बार, हिमाचल टेट में 1 बार, यू टेट में 2 बार पूछा गया। देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ फ्यूज, नाइक्रोम, विद्युत आयरन, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत से क्षति होने से बचाने के लिए नाइक्रोम, तो ये एक तार है जो आपको विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर काम करता है और यह कहाँ लगता है? तो हीटर में लगता है, ये नहीं होगा। विद्युत आयरन एक अलग चीज़ है, आयरन को कहीं भी नहीं लगाया जाता है। और एक राइट आंसर है कोई नहीं। तो एक चीज़ बचा आपके पास, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज क्या है? फ्यूज। देखिए फ्यूज को याद रखिएगा, फ्यूज एकदम याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फ्यूज कहाँ पर आपको मिलता है? तो आप देखिएगा इस तरह का एक केबल आपका बना रहता है, इसमें 2 इस तरह के केबल खड़े होते हैं, ठीक है। और इसी में देखिएगा एक पतला तार, एकदम मिनिमम पतला तार ये लगा रहता है और इसको हम लोग कुंडी में डालते हैं। ये क्या करता है? कभी भी अचानक आपके यहाँ वोल्टेज बढ़ गया, कभी भी अचानक आपके यहाँ वोल्टेज बढ़ गया तो ये तार है वो क्या होता है? गल जाता है, टूट जाता है। अब अंदर का सारा परिपथ जो होता है वो बच जाता है, उड़ने से बच जाता है। इसलिए यहाँ पर सेफ्टी क्या लगाया हुआ होता है? फ्यूज लगाया हुआ रहता है, ठीक है। विद्युत परिपथ को विद्युत धारा से बचाने के लिए, क्षति होने से घरों के सामान को बचाने के लिए जहाँ जहाँ भी मेरा बोर्ड होता है उसमें क्या करते हैं? हर बोर्ड में आप क्या कीजिए, जहाँ भी बोर्ड हो वहाँ पर एक फ्यूज का सेशन बना रहता है, एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ठीक है। या आपको घर के अंदर भी काम करना है तो ये फ्यूज निकाल दिया तो इसके अंदर सारा चीज का लाइन कट गया होता है, ठीक है। तो वो बचाने के लिए कौन सा परिपथ होता है? याद हो गया होगा, फ्यूज होता है। वही चीज़ क्या होता है? आपको बचाने के लिए, भवन के विद्युत परिपथ को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है?
फ्यूज लगाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको, इसका राइट आंसर फ्यूज हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। आजकल फ्यूज के स्थान पर घरों में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए लेटेस्ट मॉडल आ गया है, बहुत समय तक फ्यूज चल रहा था, लेकिन अब फ्यूज के स्थान पर एक दूसरा चीज़ भी आ गया है जिसको घरों में फ्यूज के स्थान पर उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है आपको, ठीक है। एमसीबी, पीसीबी, डीसीबी या कोई नहीं, ठीक है। तो आजकल लेटेस्ट में जो घरों को विद्युत परिपथ को बचाना है क्षति से, तो उसके लिए देखिए लगाया जाता है एमसीबी। क्या लगाया जाता है? एमसीबी यदि आप लगा देते हैं तो भी आपको घर के अंदर की सारी सामग्री क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। कोई भी वहां पर आपका सामान क्षति नहीं होगा, सिर्फ ये एमसीबी यहाँ से हट जाता है, ठीक है, गिर जाता है। तो ये आपका एमसीबी हो गया। अगला है सीएफएल का फुल फॉर्म है। सीएफएल का फुल फॉर्म है, आपको बताना है। देखिए सीएफएल बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न, याद रखिएगा। सीएफएल का फुल फॉर्म ये आपका जेटेट में भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉमर्स फ्लैक्स लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लेक्सिबल लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोर लैम्प, क्या होगा? ठीक है। तो सीएफएल का फुल फॉर्म होता है, देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, ठीक है। संहित प्रतिदीप्ति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। संहिता प्रतिदीप्ति लैंप भी कहते हैं। हिंदी में संहित प्रतिदीप्ति लैंप कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप कहते हैं, सीएफएल का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? एलईडी का पूर्ण नाम क्या है? एलईडी, ये भी प्रश्न आपका अब तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है, बार बार पूछ रहा है। 1001 बार अभी तक का देखिएगा तो एग्जाम में आ गया एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। जौने एग्जाम में जाइए तौने में मिलेगा, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी राज्यों में यह प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या आपको बताना है। पहला है लाइट इमोशनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमरजेंसी डायोड, लाइट इमोटर डायोड। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है, आप यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट का मतलब हो गया प्रकाश, इमिटिंग का मतलब हो गया उत्सर्जक, और डायोड का मतलब डायोड या यंत्र कहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश उत्सर्जक उपकरण या लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा एलईडी का पूरा नाम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका निकल के आता है। देखिए हम आपको केवल उतना ही प्रश्न हर चैप्टर में देते हैं जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, उससे बाहर तो एक भी प्रश्न नहीं देते हैं। यदि उससे बाहर आप जाइएगा ना तो प्रश्न का खजाना है। प्रश्न का क्या है? खजाना है, जो कितनों पढ़िएगा तो कम पढ़वे नहीं करेगा। लेकिन हम जेसीईआरटी इसलिए देते हैं क्योंकि आप इतना ही प्रश्न पढ़िएगा ना और यहीं से एगो छप जाएगा, तो छप जाएगा तो हमें वही फायदा है कि हमें जो जेसीईआरटी में दिया गया है उसको सिर्फ पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक उपकरण, सभी राज्यों में पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर, टेलीफोन, रेडियो या सभी, ठीक है। देखिए आप सभी चीज में देखिएगा तो विद्युत चुंबक होता है। ये लाउड स्पीकर में आप पीछे साइड देखिएगा तो यहाँ पर चुंबक लगा हुआ रहता है, पीछे गोलाकार भाग में। टेलीफोन में भी देखिएगा बीच भाग में लगा हुआ रहता है। रेडियो में भी देखिएगा तो जहाँ पर साउंड वाइब्रेशन होता है वहाँ भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब जितना ध्वनि करने वाली चीजें हैं, जितना ध्वनि उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, आवाज उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उसमें जो होता है विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। उसमें जो होता है विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। याद रखिएगा जितना भी ध्वनि विस्तारक यंत्र होगा उसमें आपको लाइन देने के बाद यानी करंट के बाद यदि वो बजता होगा तो उसमें समझिए कि आपका जो है विद्युत चुंबक का उपयोग किया गया होगा और किया जाता है। तो यहाँ पर जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उससे कहते हैं, वैसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का चालन होता है, उससे क्या कहते हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं, ठीक है। यह प्रश्न देखिए आपका कहा जाएगा तो सीजी टेट में एक बार और बिहार टेट में एक बार, दोनों जगह ये पूछा गया था, ठीक है। और तो जिन ठोस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिन ठोस पदार्थ से विद्युत धारा बहती है, जैसे मान लीजिए कि
यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, ये बोर्ड है, इसमें लाइन आता है। अगर इसमें हम यहाँ पर तार को लगाएंगे, एल्युमिनियम तार या तांबा तार किसी को लगाएंगे, कॉपर तार, तो इससे क्या होगा, इसमें करंट आएगा करंट आएगा। करंट आने का मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है, तभी करंट आएगा। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो करंट नहीं आएगा। तो जिनसे विद्युत धारा बहने लगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। ठीक है। इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है, इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है। इसमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है, सीजी टेट, बंगाल टेट और यहाँ पर आपका जो है एमपी टेट, तीनों में ये प्रश्न पूछा गया है। तीनों में ये प्रश्न पूछा गया है और है कहाँ, तो आपका JCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 8 का एक्सरसाइज 4। तो आप देखिए, अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप JCERT टेक्स्ट बुक खोलिएगा और वहाँ जा करके देखिएगा, आपको ये सारा प्रश्न उसमें दिख जाएगा। ठीक है। एकदम ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल रहा है और आपको जरूरी यहाँ से जुड़ना, देखिए बहुत ही जरूरी है। क्यों, आपको बता देते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कहीं से भी कीजिए, बहुत सी किताबें पढ़िए, लेकिन लास्ट तक आपको बता देते हैं JCERT टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 का कम से कम जरूर देख के एग्जाम में जाइएगा। नहीं तो यहाँ अगर आप नहीं देख के जा रहे हैं तो समझिए यहीं से आप फ्लॉप कर रहे हैं, यहीं से आपका नंबर कम होना शुरू हो गया है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद यहाँ से सारा नोट्स, सारा PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आप वहाँ 1 से 2 दिन भी समय है तो वहाँ पढ़ सकते हैं और तैयारी करके जा सकते हैं। आपका रिजल्ट यहाँ पर 101% हो जाएगा, JCERT को पढ़ के जाइएगा। ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, यहाँ से सारे नोट्स PDF परचेज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। इसमें कौन चालक पदार्थ है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या सभी। लोहा से भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तांबा में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एल्युमिनियम में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए ये सभी चालक पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है। अगला, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे कहते हैं, वैसे ठोस पदार्थ जिसमें हम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन है और इसमें पदार्थ को लगाएं और हम छू रहे हैं तो हमको करंट नहीं मार रहा है, करंट नहीं मार रहा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यही बात हो गया ना, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। विद्युत धारा प्रवाह होगा तो हमें विद्युत का झटका लगेगा और विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा। ठीक है। तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे क्या कहते हैं आपको बताना है। ये प्रश्न जो है बिहार टेट, उसके बाद आपका CG टेट, उसके बाद आपका MP टेट, ये 3 जगह जो है आपको पूछ दिया गया है। ठीक है। तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं, उसको हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है। उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक। लेकिन जिस ठोस पदार्थों से यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। कुचालक इसको हम लोग कहेंगे। क्लियर। जिनसे होगा चालक या सुचालक, जिनसे नहीं होगा कुचालक हम लोग कहेंगे। क्लियर हो गया ना। तो विद्युत धारा से उससे कुचालक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है आपको बताना है कि इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है। ये प्रश्न बंगाल टेट और MP टेट दोनों में ये प्रश्न टैली किया है और CG टेट में भी एक बार आया है। ठीक है। तो इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है आपको बताना है। रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है या सभी है। ठीक है। तो इसमें कुचालक पदार्थ कौन होते हैं, तो कुचालक पदार्थ देखिए वे होते हैं, कुचालक पदार्थ कौन होते हैं, वे होते हैं जिनसे विद्युत का झटका नहीं लगता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो देखिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि जब भी आप विद्युत का काम करने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक का काम करने जा रहे हो, तो आप रबड़ का दस्ताना पहन लीजिए, रबड़ का दस्ताना। उसके बाद यदि अब तार भी छुआ जाएगा आपसे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर करंट नहीं मारेगा। ठीक है। तो इसमें कौन कुचालक पदार्थ है, तो रबड़ कुचालक है। प्लास्टिक भी हाथ में लेकर के जाते हैं, अगर प्लास्टिक से आप किसी भी लाइन को पकड़ लेते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो वहाँ भी झटका नहीं आता है, तो ये भी कुचालक पदार्थ है। अब लकड़ी भी देखिए यहाँ पर जो है, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर सेंस कभी कभी लोगों का आता है कि यहाँ पर एक कच्ची लकड़ी हो गई, ठीक है, या हरा लकड़ी हो गया और एक सूखा हुआ लकड़ी हो गया। तो यहाँ पर सूखा हुआ लकड़ी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लकड़ी दे दें तो भी आपको उसको कुचालक में ही मारना है। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का होता है। आसुत जल जो होता है विद्युत का क्या होता है। ये आसुत जल जो होता है जिसका टेम्परेचर जो होता है, जिसका pH मान कम होता है, तो ये आसुत जल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये आसुत जल जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ये UP टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है। जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है।
विद्युत लेपन, विद्युत विक्षेपण, विद्युत विघटन या कोई नहीं। ठीक, देखिए आप लोग अभी तक सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि जैसे कोई धातु है, इसके ऊपर जो है दूसरे धातु के परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो किस लिए? तो वो देखिए आपको संक्षारण से बचाने के लिए होता है। किस लिए होता है? संक्षारण से बचाने के लिए। तो एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत जो चढ़ाया जाता है, तो वो देखिए अगर इलेक्ट्रिक प्रोसेस से होता है, विद्युत प्रोसेस से अगर इस पर चढ़ाया जा रहा है परत, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी लेपना कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दरवाजा है, इस पर आपने पेंट चढ़ाया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस से नहीं चढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि पेंट किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी पर पेंट जो चढ़ा है, लेपन ही किया गया है, इस पर भी पेंट का लेपन ही किया गया है, तो विद्युत के द्वारा लेपन किया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु के परत चढ़ाई जाती है, तो इस धातु को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। और ये प्रश्न आपका 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक दो बार की बात मत कहिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आया है, ये आपके दृष्टि से MVVI प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो किसके ऊपर? तो उसके ऊपर किसी धातु के ऊपर ज़्यादा करके किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक संचारित रहता है, ज़्यादा दिन तक संचारित रहता है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है ज़्यादा करके। ठीक है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत निक्षेपित की जाती है? ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या जिंक। देखिए आप देखते होंगे बहुत से मोटरसाइकिल या साइकिल का देखते होंगे, हैंडल को आप देखते होंगे, हैंडल को देखते होंगे ना, तो हैंडल ये किसका बना हुआ रहता है बताइए? ये हैंडल जो होता है वो लोहा का ही बना हुआ होता है, लोहा का ही बना होता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो सफ़ेद परत जो चढ़ा दिया जाता है वो किसका होता है? जिंक का परत होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाने, धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो उसको जिंक हम लोग कहते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इन पर धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन जिंक हिंदी में भी रहता है और कभी कभी संकेत में भी रहता है Zn, तो जिंक का संकेत Zn होता है और जिंक होता है। क्लियर हो गया होगा? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। पौधे जो हैं, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, पौधा है इस तरह से, तो ये जो पौधा ये हरा भरा है, ये क्या अवशोषण करता है जिससे कि ये हरे भरे होते हैं? ये किससे जल ले रहे हैं, कि कहाँ से खनिज लवण ले रहे हैं, ये बताना है। यूपी टेट में तो मत बताइए, 5 बारी प्रश्न आया, CG टेट में 2 बार आया है, ठीक है, असम टेट में 3 बार आया है। मैंने प्रश्न की छड़ी लगी हुई रहती है इस चैप्टर की। ठीक है, तो पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण कहाँ से करते हैं? तो देखते हैं आप, पौधा जो होता है तो उसके नीचे यहाँ पर जड़ होता है, जो जमीन के अधिकतम गहराई तक जाते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक भी चले जाते हैं ना। तो ये जड़ों की गहराई से क्या लेते रहते हैं? मिट्टी, पानी, खनिज लवण, सब यहीं से तो इस पेड़ को पूर्ति होते रहता है ना, तो वो जड़ है। पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके द्वारा? जड़ से करते हैं। किससे करते हैं? जड़ से। याद रखिएगा, जड़ से करते हैं, प्रश्न पूछा गया है। अगला है, पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? परिवहन ऊतक, संवहन ऊतक, परिसंचरण ऊतक या कोई नहीं। ठीक है, तो पौधों में जल तथा पदार्थों का जो परिवहन होता है वो आपका यहाँ पर होता है संवहन ऊतक के द्वारा होता है। अगला है, संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बताना है, 1, 2, 3 या कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 2। संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जो नोट्स लेते हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। देखिए 2 प्रकार के होते हैं। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो जड़ों से खनिज लवण का अवशोषण करके देते हैं, जाइलम, और जो पौधों में फ्लोएम यानी फूड जो भोजन बनाते हैं वो फ्लोएम है। ठीक है, एक को जाइलम जो जड़ से खनिज लवण का अवशोषण करेंगे, और फ्लोएम मतलब जो पेड़ पौधों से भोजन बनाते हैं। तो दोनों 2 गो ऊतक होता है संवहन ऊतक, याद रख लीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पूरे पौधे में जल का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? देखिए, पूरे पौधों में जल का परिवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? यूपी टेट में 1 बार है, CG टेट में 2 बार है और असम टेट में 1 बार ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पूरे पौधे में जल का परिवर्तन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि संवहन ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। यही 2 का था ना। देखिए, जाइलम लिखिएगा, देखिए जाइलम
जाइलम में जा यानी ज से जल, यानी पूरे पेड़ पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। याद रख लीजिएगा, जाइलम क्या है, जाइलम 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 में यहाँ पर ज से याद रखिएगा जल, यानी पूरे पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है, जाइलम ऊतक से होता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, जाइलम नलिकाओं का जाल बनाता है जो जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो इस तरह जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला, पूरे पौधों में भोजन का संवहन जिस ऊतक के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं। ठीक है, पूरे पौधों में भोजन का संवहन जिस ऊतक के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं। असम टेट में 2 बार, बंगाल टेट में 1 बार, उड़ीसा में 1 बार, 3 जगह पूछा गया है। ठीक है, तो पूरे पौधों में भोजन का संवहन जिस ऊतक के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं। ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, परिवहन तंत्र या कोई नहीं। ठीक है, कौन होगा, देखिए पूरे पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है जिस ऊतक के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं, आपको ये पूछा गया है। तो पौधों में भोजन को क्या कहते हैं, फूड। क्या कहते हैं, फूड। फूड में एफ है, एफ से फ्लोएम, एफ से क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, तो पूरे पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। याद रखिएगा, फ्लोएम में एफ, एफ से फ से फूड, फूड से भोजन, यानी एफ याद रख लीजिएगा। तो फ्लोएम में फूड होता है, भोजन का परिवहन होता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर नोट्स जो खरीदते हैं उनके लिए बना हुआ है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण तैयार भोजन पौधों के सभी भाग में जिस संवहन ऊतक से होता है उन्हें फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें फ्लोएम कहते हैं। पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, रंध्र के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा। ठीक है, तो पौधों में जो उपस्थित जल होते हैं उसको बाहर जो निकाला जाता है वो आपका रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ये पंजाब टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रंध्र के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, रंध्र क्या है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र या छिद्र के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। रंध्र के द्वारा छिद्र के माध्यम से पत्तियों बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगला है, हृदय एवं रक्त वाहिनियां मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है। हृदय एवं रक्त वाहिनी ये दोनों मिलकर के शरीर के किस तंत्र को बनाती है, पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या कोई नहीं। ठीक है, तो हृदय और रक्त वाहिनियां आपस में मिल करके आपका जो तंत्र बनाती है उस तंत्र का नाम है, देखिए, परिसंचरण तंत्र। और यू टेट में 1 बार ई आया हुआ है, उत्तराखंड टेट की बात करेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा तक होता है, जल द्वारा कहाँ से कहाँ तक होता है, पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा होता है, कहाँ तक, जड़ से पत्तियों तक, पत्तियों तक, जड़ तक, कोई नहीं। तो जल का परिवहन कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये जड़ से स्टार्ट होकर के पत्तियों तक जाता है, जड़ से स्टार्ट होकर के पत्तियों तक जाता है। तो जड़ से पत्तियों तक इसका परिवहन होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका आया हुआ है। हमारा रक्त है, बता दे रहे हैं, 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है और जेटेट में भी 1 बार आया हुआ है आपका। ठीक है, और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक देखिएगा तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारा रक्त क्या है। ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, कोशिकीय ऊतक या परिसंचरण तंत्र क्या है। तो हमारा रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा। एक स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में रक्त कितना रहता है, एक स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त रहता है आपको बताना है। ठीक है, कितना लीटर रहता है बताना है आपको। तो ये 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर या आपका कितना है वो बताना है आपको। ठीक है, तो एक स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में रक्त जो होता है आपको 5 लीटर होता है। कितना होता है, 5 लीटर आपको रक्त यहाँ पर होता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहता है, आपको बताना है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, झिल्ली, प्लाज्मा, खून या रक्त पट्टिका। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो उस रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, आप देखिए यहाँ पर झिल्ली है, प्लाज्मा है,
खून है या रक्त पट्टिका है, तो रक्त के तरल भाग को देखिए कहा जाता है, वो है आपका प्लाज्मा, वो है आपका प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में, सीजी टेट में, एमपी टेट में, तीनों जगह पूछा गया है, ठीक है। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है, उसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये यूपी टेट का 5 बार का रिकॉर्डेड प्रश्न है, आपको बता रहा है यूपी टेट का 5 बार का रिकॉर्डेड प्रश्न है। अब पूछिएगा अभी तक सबसे ज़्यादा टेट कहाँ हुआ, तो वह यूपी ही है, जहाँ पर हर 6 महीना पर ये कंडक्ट करवाया जाता है एग्जाम, जो सबसे ज़्यादा बार अब तक पूछा गया है, ठीक है। अगला, रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। इस प्रश्न को देखिए 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही MBBI प्रश्न है। इस चैप्टर को छोड़िएगा मत, पूरा एंड तक इसका जितना भी प्रश्न बना है वो क्लियर हो लीजिएगा आप लोग। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है, आपको बताना है। सीजी टेट का प्रश्न है और एमपी टेट का ही प्रश्न है। शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम, ठीक है। तो शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जो संवहन करता है वो देखिए आपका होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक कौन पहुंचाता है? शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। तो देखिए शरीर के अंदर जो काम कर रहा होता है वो आपका हीमोग्लोबिन, इसलिए कभी कभी आपको कहा जाता है कि आप हीमोग्लोबिन अपना चेक कराइए। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संतुलन बना हुआ रहता है, इसलिए हीमोग्लोबिन होना बहुत ही जरूरी है। कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? ठीक है, कौन सी रक्त कोशिकाएं? रक्त कोशिकाओं में कौन कौन है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु, यही होती है ना। तो यहाँ पर कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? ठीक है, तो रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका में होती है। किसमें होती है? श्वेत रक्त कोशिका में होती है। हमारे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भार रक्त होता है? हमारे शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत भाग रक्त होता है? 6%, 5%, 8% या 7%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है, 7%। और ये प्रश्न सीजी टेट में पूछा गया। अब देखिए इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ देखिएगा, तो अगर 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए किसका काम कर रहा होगा? ये आपके लिए जीके सेक्शन के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। और अगर 6 से 8 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए विज्ञान के अंतर्गत काम कर रहा है, गणित विज्ञान सेशन के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अधिकतर सारे प्रश्न जो है आपके JCERT में सभी छिपे हुए हैं। आपको अलग से जीके का किताब लेकर के नहीं पढ़ना है और आपको अलग से 6 to 8 का अलग से लेकर के विज्ञान का नहीं पढ़ना है। आपको जो है अगर आप JCERT का 6 to 10 तक का कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ से 60% प्रश्न किसी तरह से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप सभी JCERT का नोट्स बुक टेस्ट जो है वो लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट भी जो आपको लगेगा वो JCERT का ही यहाँ पर हम लगवाने वाले हैं, ठीक है। और सारे नोट्स हम आपको कंप्लीट किसका करवा रहे हैं? JCERT का ही करवा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले JCERT ने अभी भी एग्जाम में परचम लहराया है और आने वाला समय में भी आपका आने वाला है। तो आप सभी यहाँ से जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? 101 बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही MBBI प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा गया है तो देखिए JCERT में आपको जाकर देखना होगा तो आप देख लीजिएगा, क्लास जो है 7 का एक्सरसाइज 13 जाके देखिएगा। आपको सारा प्रश्न बहुत ही बारीकी से जब ढूंढिएगा तो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप JCERT की किताब पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे, चाहे 2 दिन बच रहा हो समय, चाहे 4 दिन बच रहा हो, देख के जाएंगे आप। रक्त का थक्का कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकाणु या कोई नहीं, ठीक है। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो रक्त का थक्का जो है प्लेटलेटस या इसी को हम लोग पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा,
शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? रक्तवाहिनियाँ, धमनी, शिरा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ बनी हुई रहती है। क्या बनी हुई रहती है? रक्त वाहिनियाँ बनी हुई रहती है, जो शरीर को एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर के आते जाते रहता है, ब्लड जो है यहाँ पर परिवहन करते रहता है। ठीक है, तो वो है रक्त वाहिनियाँ। और ये देखिए यूपी टेट में एक बार और सीजी टेट में 2 बार, और यही कहिए आप यहाँ पर आप जो है यू टेट उसमें भी एक बार ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आपके भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा प्रश्न यहाँ से देख के ही जाना है। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? यू टेट का एक बारी प्रश्न आया हुआ है, 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, दोनों रक्त वाहिनियाँ का नाम क्या है? पूछेगा कि शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, वो दोनों रक्त वाहिनियाँ का नाम क्या है? एक है धमनी, शिरा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो हमारे अंदर जो 2 रक्त वाहिनियाँ हैं उसको हम लोग कहते हैं धमनी और शिरा। धमनी भी है और शिरा भी है, यानी राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कौन सी रक्त वाहिनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों को ले जाती है? हृदय से शरीर के सभी भागों को ले जाती है, धमनी, शिरा, रक्त नालिकाएं या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए एट्रिस्ट यानी धमनी जो है क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों को ले जाती है, धमनी। कौन ले जाती है? धमनी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं आपके लिए। धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनिया की दीवार मोटी और लचीली होती जाती है। ठीक है, धमनी जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट कितना होता है? सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर कितना होता है? और यही प्रश्न पूछता है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? दोनों प्रश्न बहुत ही MBBI प्रश्न है, 1001 बार ही पूछा गया प्रश्न है। तो नाड़ी स्पंदन की दर कितनी होती है? 72 से 80, 80 से 85, 70 से 75 कोई नहीं। ठीक है, तो ये 72 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 72 से लेकर के 80 तक होता है, यानी 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है ऐसे पूछा जाए तो 72 बार होता है। और स्पंदन दर अगर पूछा जाए तो 72 से 80 तक होता है। ठीक है, हृदय स्पंदन को पता लगाने के लिए क्या जांच किया जाता है? हृदय स्पंदन को पता लगाने के लिए किस चीज़ से जांच किया जाता है? हृदय की धड़कन को किस चीज़ से जांच किया जाता है? ECG, EEG, EPG या नेफ्रॉन, किस चीज़ से किया जाता है? ठीक है, हृदय स्पंदन की दर को पता लगाने के लिए देखिए हम लोग ECG लेते हैं। क्या लेते हैं? ECG। क्या करते हैं? ECG। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है? धमनी, शिरा, रक्तवाहिकाएं या कोई नहीं। ठीक है, तो वे रक्तवाहिनी जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है, जो ऑक्सीजन को ले जाती है उसको हम लोग धमनी कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगी उसको शिरा कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा शिरा। क्या हो जाएगा? शिरा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में, CO2 को वापस हृदय में ले जाती है, शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। तो CO2 को कौन ले जाता है? शिरा। और ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? धमनी। ठीक है, शिराओं में ऐसे बाल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं, वो हृदय की ओर जाते हैं, और जो हृदय से जाता है पूरे शरीर में वो यहाँ पर धमनी है, और यहाँ पर जो शिरा है वो सीधा ऑक्सीजन की ओर लेकर के जाता है, हृदय की ओर ऊपर की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग कौन है? आपको बताना है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो निरंतर धड़कते रहता है। 101 बार प्रश्न पूछा गया है आपका, और ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो बार बार सभी स्टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग कौन होता है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय हमारे शरीर में धड़कने वाला अंग है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। ऊपर के 2 कक्ष को क्या कहते हैं और नीचे के 2 कक्ष को क्या कहते हैं? ठीक है, हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। ऊपर के 2 भाग को क्या कहते हैं? ये यू टेट में एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो होता है वो होता है अलिंद, और नीचे वाला जो होता है वो होता है नीलय। याद रखिएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला में ये अलिंद कर दीजिएगा, याद रखिएगा अलिंद। नीचे क्या हो रहा है अबरी? नीचे में देखिए नी है तो नीलय कर दीजिएगा, नी से इसको नीलय कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अलिंद और नीलय, ऊपर वाला को अलिंद और नीचे वाला को नीलय हम लोग कहेंगे। क्लियर हो गया होगा?
चलिए अगला, हमारा हृदय के निचले दो कक्षों को क्या कहा जाता है? हमारे हृदय के निचले दो कक्षों को क्या कहा जाता है? उड़ीसा टेट में ही प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभी ही आपको बताए थे, नीचे वाले को निलय और ऊपर वाले को अलिंद, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाला को निलय कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? पेशीय ऊतक, पेशीय अंग, स्पंदी या कोई नहीं? हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? तो हमारा हृदय देखिए जो है ये पेशीय अंग है। यूपी टेट का प्रश्न है और सीजी टेट का एक बार का आया हुआ है, ये दोनों प्रश्न आपका है, ठीक है। तो हमारा हृदय पेशीय अंग है। हृदय की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 101 बारी परीक्षा प्रश्न में आया हुआ है और पूछा गया, ठीक है। तो हृदय की गति को मापने के लिए हम लोग जो यंत्र का प्रयोग करते हैं वो आपका कौन सा होता है? तो वो आपका होता है देखिए स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है। अगला है, स्पंज और हाइड्रा में, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में क्या होता है? रक्त नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जिस जल में रहते हैं वहीं से उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है सभी। तो देखिए स्पंज और हाइड्रा में ये सभी बातें सही है, रक्त नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जिस जल में रहते हैं वहीं से उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ये बिल्कुल सही चीज़ है, राइट आंसर इसका डी होगा। जलीय जीव मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करती है? जलीय जीव मछली जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करती है? अमोनिया, अर्धठोस, यूरिया या कोई नहीं, ठीक है। तो जलीय जीव मछली जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो उत्सर्जित करती है वो है देखिए आपका अमोनिया। क्या है? अमोनिया। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है, मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया, अर्धठोस, यूरिया या कोई नहीं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा जो उत्सर्जित किया जाता है वो यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिया होता है, याद रख लीजिएगा। अमीबा और पैरामीशियम के बारे में क्या सही है? अमीबा और पैरामीशियम के बारे में क्या सही है? हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, एक कोशिकीय छोटा जीव होता है, यह अपना अपशिष्ट पदार्थ को शरीर में विसरण विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, और लास्ट में है सभी। इसका राइट आंसर देखिए होगा सभी, ये सभी सही है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई अंग नहीं होता है, ठीक है। यह एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये भी सही है कि अमीबा और पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है। और अगला यह भी सही है कि यह अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर को विसरण विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, ठीक है। अमीबा किस विधि द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं बताना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा विसरण विधि, ठीक है। अगला है, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन, परिवहन, धमनी या सीरा क्या कहते हैं? प्रश्न यही आपका सीजी टेट में एक बार पूछा था, ठीक है। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। हानिकारक पदार्थ को, व्यर्थ पदार्थ को, बेकार पदार्थ को निकालने के लिए उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल अंग है, मानव का कौन सा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र में शामिल होगा? 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय, 1 जोड़ा सेम आकार का विकक या सभी, ठीक है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र जिससे हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है वो में 2 मूत्रवाहिनी है, 1 मूत्राशय है और 1 जोड़ा सेम आकार का विकक, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। राइट आंसर से क्या होगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मूत्र में होता है, मूत्र में होता है बताना है 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अपशिष्ट पदार्थ या डी सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी इसका सही है। सीजी टेट में एक बार आया है, यू टेट में एक बार आया है, एमपी टेट में एक बार आया है, 3 जगह ये प्रश्न अब तक आ चुका है, ठीक है। रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायलिसिस, यूरिया, उत्सर्जन या कोई नहीं, ठीक है। ये प्रश्न 101 बार अभी तक पूछा गया है, हर एग्जाम में आया है, जहाँ तक आपका झारखंड में भी आया हुआ, ठीक है। तो रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायलिसिस कहते हैं, और वो रक्त के छानने की एक विधि है। पसीने के रूप में शरीर से क्या निकलता है? पसीना के अगर शरीर से निकल रहा है तो वो आपके शरीर से क्या निकल रहा है बताना है, ठीक है। जल निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, लवण निकल रहा है या सभी, ठीक है।
तो वो क्या होता है, सभी होता है। हमारे शरीर से जल भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है, लवण भी निकलता है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन रक्त कणिकाएं हैं, इनमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं आपको बताना है। यू टेट का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इनमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं आपको बताना है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस या सभी। तो देखिए हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती है वो तीनों होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेटस मैंने पट्टी कानू, ठीक है। तो ये तीनों रक्त कणिकाएं होती है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वाद में होते हैं, अम्ल स्वाद में होते हैं, आपको बताना है खट्टा, मीठा, तीखा या कड़वा। यूपी टेट में 2 बार, एच टेट में 1 बार, राजस्थान टेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न है। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। सारा प्रश्न देखिए आया हुआ आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं, आपको यहाँ पर सारा PDF हैंड रिटेन नोट्स देते जाते हैं, तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। इसमें कौन अम्लीय है आपको बताना है, इसमें कौन अम्लीय है, नींबू, संतरा, दही या सभी। तो जो नींबू है, जितने खट्टे चीज़ है वो सभी किस में आते हैं, अम्ल में आते हैं। तो ये सभी यहाँ पर जो है अम्लीय है, सभी अम्लीय चीज़ है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्षार का स्वाद होता है, क्षार का स्वाद होता है, कैसा होता है आपको बताना है। अम्लीय, मीठा, कड़वा या खट्टा, ठीक है। तो क्षार का स्वाद जो होता है वो कैसा होता है, तो क्षार कड़वा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये राजस्थान टेट में 1 बार और हरियाणा टेट में 1 बार, ठीक है। पूछा गया प्रश्न, क्षार का स्वाद होता है, राइट आंसर इसका कड़वा हो जाएगा। कैसा होता है, कड़वा होता है। अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको बता देते हैं किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, तो छपेगा 101% आपको हम गारंटी दे रहे हैं, 101% गारंटी दे रहे हैं। आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा। और JCERT का जितना जो टॉपिक दिया जा रहा है आप तो देखना कभी भी मत भुलाइएगा, नहीं तो आप इसमें कहीं ना कहीं आप धोखा खाने जा रहे हैं। और बहुत से लोग फेस का चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम फेस वाला वीडियो देखेंगे। आप देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको JCERT कहीं नोट्स किसी ने भी नहीं बनाया, ठीक है। सबको सिर्फ और लूसेंट और यहाँ पर अरिहंत और आपको यहाँ पढ़ाने में लगे हुए शिवांगन, वो सब कुछ नहीं आएगा, धरा का धरा रह जाएगा। देखिए इतने मेहनत से आपको ये नोट्स बना हुआ है, वो आप लेकर के पढ़िए। अब पढ़िएगा तो 101% गारंटी ही दे रहे हैं हम आपको कि आपका रिजल्ट होगा तो होगा। इसलिए आप देखने के बाद यहाँ से पूरा PDF और पूरा क्लास जरूर देखिए, आपको बहुत कम समय में सारा चैप्टर वाइज हम आपको कंप्लीट करवा देंगे और वहां से आपका क्लियर हो जाएगा जेटेट, ठीक है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैट्रिक अम्ल, ठीक है। तो सिरका में जो होता है यहाँ पर आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए होता क्या है ना, चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है। और हर राज्य, नाम क्या ले आपको, हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न आया है, हर राज्य की बात बता देते हैं, यहाँ तक भी आया हुआ है, ठीक है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो देखिए डंक वाली चीज़ों को आपको बता देते हैं, कभी देगा डंक, डंक खाली याद रखिएगा। डंक वाली चीज़ें जितने होती हैं ना, वो हमारे बॉडी में जब काटते हैं तो बॉडी में फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। कौन सा अम्ल छोड़ देते हैं, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं। और यही फॉर्मिक एसिड जो है हमको क्या करता है, तो हमारे शरीर में बहुत अधिक जलन देने लगता है, ठीक है। तो डंक वाली चीज़ें में फॉर्मिक अम्ल मार दीजिएगा एग्जाम में, फॉर्मिक अम्ल आपका सही होगा, ठीक है। तो किसी के भी डंक में फॉर्मिक अम्ल है जिससे शरीर को हमारा नुकसान होता है। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न अब तक 11 बार आपको बता दे रहे, 11 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया और हर राज्य के शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, यहाँ तक झारखंड में भी पूछा गया है, ठीक है। नींबू व संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या कोई नहीं, ठीक है। तो नींबू व संतरा में जो होता है, देखिए नींबू व संतरा, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल
और डंक वाला में फॉर्मिक अम्ल और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल को याद रख लीजिएगा नींबू और संतरा में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 101 बारी प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार की बात मत कीजिएगा, 101 बारी प्रश्न पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किसमें? डंक वाली चीज़ों में। साइट्रिक अम्ल किसमें? सिरका में। और एसिटिक अम्ल किस सिरका में एसिटिक अम्ल था, और यहाँ पर जो था आपका संतरा इस समय साइट्रिक था। अब देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल। तो ये दही में जो होता है यही अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो आंवला में जो होता है आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और ये 11 बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिएगा आंवला वाला प्रश्न, तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यानी जेसीईआरटी में सारा प्रश्न केवल इंपॉर्टेंट ही होता है, उससे एक बाहर नहीं आ रहा। कुछ भी प्रश्न आपका कहीं भी जुड़ सकता है, तो सभी को जेसीईआरटी के प्रति आइए और सबको जुड़ करके यहाँ से पढ़िए। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये पालक वाले जो प्रश्न है यूपी टेट, एच टेट और सीजी टेट तीनों में पूछे गए पालक। ठीक है, तो पालक में कौन सा, हर साल देखिए होता है ना, तो यहाँ से एक प्रश्न रहता है पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में जो होता है देखिए यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया था, लैक्टिक अम्ल दही के लिए हो गया था, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका आंवला और संतरा के लिए हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अब आपका आगे है और देख लेते हैं क्या क्या इसमें अम्ल का है। देखिए अगला है इमली, अंगूर और कच्चे आम। इमली, अंगूर और कच्चे अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और डंक में फॉर्मिक अम्ल, और अब बच गया टार्टरिक अम्ल। तो इमली होगा या अंगूर होगा या कच्चा आम, सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सब में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूना, देखिए चूना, तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं किस में पाया जाता है? ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो चूना के लिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अम्ल किस प्रकार काम करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीला लिटमस को लाल करते हैं, हरा लिटमस को नीला करते हैं और हरा लिटमस को पीला करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग सभी को इसमें पढ़े हुए हैं, सभी को जानते हैं। जो अम्ल होता है या क्षार होता है, यही दो पूछता है ना आपसे एग्जाम में। तो अम्ल होता है तो या तो लाल लिटमस को नीला वाला में आपको मारना है या नीला लिटमस को लाल, यानी लाल का संबंध नीला से होता है और नीला का संबंध लाल से होता है। लेकिन कौन लाल से शुरू होगा, कौन नीला से शुरू होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। चलिए इसी कंफ्यूजन को हम लोग देखिए यहाँ कुछ माध्यम से दूर कर लेते हैं। ठीक है, कुछ माध्यम से दूर कर लेते हैं। ठीक है, अम्ल कहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, अम्ल अम्ल कहेगा तो दिमागवा में जानते हैं क्या आता है? ल है ना भैया, तो लाल से स्टार्ट करो, लाल से स्टार्ट करो, तो लाल से नीला करेगा वो अम्ल है। इसको एकदम गलती है, आपको बता दे रहे, एकदम गलती है। यही तो एक चीज याद रखिएगा, ल है तो लाल से नीला मत कीजिएगा, आप लोग मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो अम्ल है ना, अम्ल बोला है ना, तो दिमाग में तो ये बन रहा है ना कि ल है तो लाल से नीला करेंगे, लेकिन इसको जस्ट उल्टे कीजिएगा। अम्ल है तो नीला से स्टार्ट कीजिएगा, नीला से लाल, नीला से लाल। अब अम्ल वाला यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल 101% है तो क्षार वाला कौन हरा सकता है? जब अम्ल ही मेरा नीला से लाल हो गया तो क्षार का होगा? लाल से नीले ना होगा, दुइये को तो हो ही भी करता है, होता है कि ना होता है? तो एक ऊपर कॉन्फिडेंस बना लीजिए, अम्ल पर क्षार अपने आप बन जाएगा। तो अम्ल के लिए हम क्या बोले, इसे आपको जो अच्छा लगेगा आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हम यही जानते हैं कि अम्ल आता है ना, तो अधिकतर लोग हम ये सुनते हैं कि लाल से नीला करता है, भैया मारिए ना आप भी टिकवा। नहीं, अम्ल है, ल है तो लाल से मत स्टार्ट कीजिए, नीला से स्टार्ट कीजिए, नीला से लाल, नीला से लाल। एक अम्ल वाला जब आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा ना,
तो क्षार तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, जस्ट उल्टा होगा। यदि अम्ल नीला से लाल कर रहा होगा तो क्षार लाल से नीला करेगा। क्लियर हो गया ना? तो एकदम गांठ बांध दीजिएगा। देखिए आपको बेसिक भी प्रश्न पकड़ाने के लिए हम बहुत सारे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आप सभी सिर्फ जुड़िएगा और यहाँ तैयारी कीजिएगा ना, तो 101% सफलता तो मिलना फिक्स है, इसमें कोई माने काट ही नहीं सकता है। क्षारक किस प्रकार काम करते हैं? अब देखिए क्षारक मतलब क्षार हो गया, तो अम्ल तो किया नीला से लाल भैया, नीला से लाल कर दिया, तो अब ये क्या कर देगा बोलिए? लाले से ना नीला करेगा, दुइये को होइबे करता है। तो लाल से नीला, लाल से नीला कौन में है? हाँ ए में है। मार दीजिए ना आंसर, हो गया टिकिंग। ठीक है, चलिए अगला। जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस विलयन को क्या कहते हैं? सीजी टेट में एक बार और यू टेट में, उत्तराखंड टेट में एक बार, और यहाँ पर जो यूपी टेट में एक बार पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन या कोनी। तो जिस विलयन पर अम्ल या क्षार किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वो उदासीन विलयन के अंतर्गत चला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ जाती है? बताइएगा कौन सा अम्ल छोड़ जाती है जिससे पगला जाता है आदमी सब, दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, रोने लगता है, गाने लगता है, इतना परपराता है कि मत पूछिए भैया। कौन सा अम्ल छोड़ दिया कि लेके नहीं गया कि आपको दे दिया, इतना बड़ा दे दिया कि रोना गाना शुरू हो गया, इतना बड़ा शरीर में इतना छोटा चींटी काटती है तब। ठीक है, तो चींटी जब काटती है तो त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है? आपको पता है? आपको पता है तो बताइएगा। फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, डंक में फॉर्मिक अम्ल, और यहाँ पर टार्टरिक अम्ल, इमली अंगूर कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ये अम्ल वाला भैया जरूर देख लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, सभी को बताए बहने जरूर देख के जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको देखिए JCERT का पूरा नोट्स कंप्लीट है, आप यहाँ से जुड़िएगा। आप देखिए फेस वाले के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो रहा है फेस वाले के चक्कर में। इसलिए सभी को PDF को देख लीजिए अच्छी तरह से, इसमें सारे चीज़ को हम कर दे रहे हैं, आपको ट्रिकी भी दे रहे हैं, साथ साथ बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जब मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी को उपचारित किया जाता है। वेरी गुड। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा तो उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी को उपचारित किया जाएगा। तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो उसमें क्षार मिलाया जाता है, और क्षार के रूप में क्या मिलाया जाता है? बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना, कुछ भी चीज़ मिलाया जाएगा, मिट्टी उपचारित हो जाएगी। ठीक है, इसमें अम्ल कौन है? इसमें अम्ल कौन है? यूपी टेट में एक बार, CG टेट में एक बार, बिहार टेट में एक बार। अम्ल कौन है? HCl, H2SO4, HNO3, कोई नहीं, सभी या सभी। ठीक है, तो देखिए HCl क्या कहते हैं, इसको पढ़िए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है ना। अगला देखिएगा H2SO4 क्या पढ़ते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा, यही तो है, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा HNO3 क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल होता है। इसमें अम्ल कौन है? क्लियर हो गया ना? तो चलिए इसमें सभी होगा, यानी ई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, सारे को यहाँ से जुड़ के पढ़ लीजिएगा। इसमें क्षार कौन है? क्षार कौन है? HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 तो नाइट्रिक अम्ल है। अब बचा देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बचा आपके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज याद रखिएगा, OH ग्रुप जो आएगा ना उसको सीधे क्षार में फेंक दीजिएगा, सीधे क्षार के कचरा में उठा के फेंकिएगा इसको, तो ये क्षार में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर C हो जाएगा।